गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? अब देख लिया होगा आपने, वर्ण विचार के प्रश्नों का सार संग्रह लेकर आया हूं मैं। और अपने अब आज वर्ण विचार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और पेपर में आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन, काफ़ी सारे इस क्वेश्चन इस सीरीज में क्या है ना, क्वेश्चन रिपीट होंगे, यानी प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। उसको ध्यान में रखकर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लेते हैं और साथ में अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने को कितना आता है, कितना पढ़ा है और कितना हमें आउटपुट मिल चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए आज एक अच्छी सी पीपीटी स्लाइड लेके आए हैं आपके लिए। और आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ और इस पीपीटी स्लाइड को सॉल्व करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्ण विचार के प्रश्न है ये, सिर्फ और सिर्फ वर्ण विचार के प्रश्न हैं। जितने भी बन सकते थे बनाए, और काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकता है 5-6 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हों बार बार, कोई बात नहीं, अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑप्शनल प्रश्न होंगे और प्रश्नों का सार संग्रह लगभग 130 प्लस प्रश्न है। कितने हैं? 130 प्लस प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, और वो भी किसके हैं? हिंदी वर्णमाला के हैं। हिंदी के वर्ण विचार जो मुख्य टॉपिक है इसी का है, इसी के 130 प्लस प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। और वो 30 प्रश्न किसके लिए होंगे? ध्यान रखिएगा, पटवारी और रीट के लिए। किसके लिए? पटवारी और रीट के लिए। अब पटवारी और रीट ये जो वैकेंसियाँ हैं, ये जो भर्तियाँ हैं, इसमें हिंदी आती। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वर्ण विचार सिलेबस में नहीं है। आप वर्ण विचार के बिना हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, संधि समास कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वर्ण विचार आपको अध्ययन मतलब आना ही चाहिए। तो स्पेशल किसी सिलेबस में नहीं लिखा होता वर्ण विचार आएगा या नहीं आएगा। हिंदी जहाँ लिखी होती है, चाहे वो संधि लिखी है, चाहे कुछ भी है, कितने भी टॉपिक लिखे हैं, आपको ये वर्ण विचार आना ही चाहिए। इसके बिना हिंदी संभव नहीं। तो पटवारी है चाहे रीट है, वर्ण विचार को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या एक और वैकेंसी है, एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी। इसमें भी हिंदी आने वाली है, लैंग्वेज के रूप में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे। उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, रामबाण सिद्ध हो सकती है पटवारी, रीट और एलडीसी के लिए। तो अपने जितने भी टॉपिक यहाँ करेंगे ना, उनमें सभी में पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे टॉपिक क्लियर करूंगा, और उसके बाद में अपने जैसे इसी के बाद अपने शब्द विचार उठाएंगे। तो शब्द विचार के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद और उसके बाद अपने क्या करेंगे, शब्द विचार के कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, टॉपिक जब पूरा होगा, तो इसी तरह की स्लाइड आपको 100 प्लस क्वेश्चनों की शब्द विचार की मिलेगी। इसी प्रकार हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं, अपने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, सभी पर परिचर्चा करके और फिर अपने प्रश्नों का सार संग्रह लेकर आया करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें पता चल जाएगी हमें कितना आता है। उसके अलावा आप यहाँ तक सीमित न रहें, बोर्ड तक सीमित न रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप यही पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर आप चाहे गाइड पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, फिर आपको प्रश्नों का क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं? ध्वनि को लिखित चिन्ह, और ध्वनि को लिखना अगर किसी में है तो वो क्या कहलाती है? ध्वनि की किसी भाषा को लिखा जाता है तो उसकी लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण नहीं होता। व्याकरण तो क्या होता है? भली भांति पूर्ण से समझना, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, शब्द भाव की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है। अपने बिल्कुल एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। भाव की दृष्टि से वर्णमाला या भाषा की, वर्णमाला नहीं लिख सकता, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। और ये है क्या? लिखित सूक्ष्मतम इकाई। भाषा की लिखित सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? वर्ण। अगर आपसे, मैंने अभी आपको ये टॉपिक में बता दिया था कि अगर मौखिक सूक्ष्मतम इकाई पूछे, यानी कि जिसका मौखिक अभिव्यक्ति जिसकी संभव हो, वो सूक्ष्मतम इकाई पूछे कोई, तो उसे क्या कहोगे? ध्वनि कहोगे। क्या कहोगे? ध्वनि। लिखित पूछे, वर्ण कहोगे। भाव की दृष्टि से पूछे, शब्द कहोगे। ठीक, सॉरी, भाव की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। ये किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से अगर पूछ रहे हो तो वो हो जाएंगे आपके क्या? शब्द। ठीक है, और भाव की दृष्टि से अगर कोई पूछे कि भाव की दृष्टि से वाक्य, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा वाक्य। क्या हो जाएगा?
वाक्य, इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ पे अपने क्या ऑप्शन रहेगा, मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं। तो अगर किसी भाषा को लिखित रूप में दर्शाना है तो उस भाषा की क्या प्रयोग करनी पड़ेगी, लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा क्या, लिपि। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा लिपि। देवनागरी लिपि है, चाहे गुरुमुखी लिपि है, बहुत सारी लिपियां हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर पर चलते हैं। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। वर्णों का अगर निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था है, वर्णों की कोई क्रमबद्ध अगर निश्चित व्यवस्था है तो उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, बहुत सिंपल। चलिए 4 नंबर, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला का सबसे गरीब प्रश्न यही है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 11। कितने होते हैं, 11। मात्राएं पूछे आपको, क्या पूछे, मात्राएं पूछे, तो मात्राएं कितनी होती हैं, दर्शय मात्राएं होती हैं 10। कितनी मात्राएं, दर्शय मात्राएं कितनी होती हैं, 10। अदर्शय मात्राएं कितनी होती हैं, अदर्शय जो दिखाई नहीं देती वो होती है 1। किसकी मात्रा होती है वो, ए की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, ए की। इसीलिए इस ए को कहा जाता है शहीद वर्ण। क्या कहा जाता है, शहीद। और यही ए जब किसी शब्द के अंत में आ जाता है, शब्द के अंतिम स्वर के रूप में ए आ जाए, शब्द के अंतिम स्वर के रूप में ए आ जाए तो उसको गिना नहीं जाता। ध्यान रखना, कल ही मैंने बताया है लास्ट क्लास में, गिना नहीं जाता, ठीक है। तो मात्राएं कितनी, 10, स्वर कितने, 11, व्यंजन कितने, 33, वर्ण कितने, 44, मूल वर्ण कितने, 44। हिंदी भाषा के कुल वर्ण कितने, 52, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। ध्यान रखिएगा, ह्रस्व जो स्वर होते हैं, ह्रस्व जो स्वर होते हैं इन्हें कहते हैं लघु स्वर। क्या कहते हैं, लघु स्वर का दूसरा नाम क्या है, ह्रस्व स्वर। और लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 ऐसे स्वर होते हैं जो क्या होते हैं, ह्रस्व होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लघु स्वर। ह्रस्व स्वर बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसे ह्रस्व या लघु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आगे वाला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए भाई, छोटी इकाई पूछा है तो आप यहाँ पे अगर ध्वनि ऑप्शन होता तो वो भी हो सकता था, क्योंकि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम या छोटी इकाई ध्वनि भी होती है, लेकिन मौखिक। ध्वनि को लिखा जा सकता है क्या, केवल मुख द्वारा अनुभव, मुख द्वारा बोला जा सकता है। मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि है, लेकिन उसने सीधी इकाई पूछा है तो आपका एग्जैक्ट आंसर वर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने लिखित ही पूछा होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है, अयोगवाह कौन सा है। ध्यान रखिए, अयोगवाह जो किसी के साथ योग होते हुए वहन नहीं होते, ठीक है, उसे कहते हैं अयोगवाह। स्वर और व्यंजन के बीच की जो कंडीशन होती है ना, उसे कहते हैं अयोगवाह। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको अयोगवाह ध्वनियाँ 2 ही बताई होंगी, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग, ये 2 हैं अयोगवाह। तो यहाँ पे विसर्ग ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलें, व्यंजन वर्गीकरण में लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। लय, देखो लय तो बोला जाता है दांतों से, किससे बोला जाएगा, यह लय दांतों से बोला जाता है, किससे, दांतों से, तो ये हो जाएगा दंत्य। लेकिन एक बात सुनना, ये जो लय होता है, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अब बोर्ड पे देख लीजिएगा। जो लय होता है, 3 ऐसे लिख रहा हूं, ये 3 ऐसे वर्ण होते हैं जो दांतों से बोले जाते हैं, यानी जीभ जो होती है, जीवा जो होती है, वो दांतों के साथ टकराती है, ऊपर वाले दांतों से टकराएगी, इनको बोलोगे तो, यानी इन्हें कहा जाता है दंत्य व्यंजन। क्या कहा जाता है, दंत्य व्यंजन। आपको पूरा वर्ण विचार इसी में रख दूंगा, इसी में समेट दूंगा पूरे वर्ण विचार को, इन्हीं प्रश्नों में। इन्हें कहते हैं दंत्य व्यंजन। लेकिन सुनिए एक बात गौर से, कि आजकल पहले इन्हें हिंदी के जो प्रारंभिक शब्दावली थी ना, ठीक है, उसमें क्या होता था, इन्हें दंत्य व्यंजन कहा जाने लगा। लेकिन आजकल देखा गया कि इनका जो प्रयोग होता है, देखिए पीछे वाला भाग जो होता है कंठ होता है, इतना भाग कंठ होता है, उसके बाद में आता है तालु भाग, उसके बाद में आएगा तालु के जस्ट बाद में आएगा ये वाला मसूड़ों वाला भाग,
और मसूड़ों के जस्ट बाद कौन सा आएगा, दांतों वाला भाग आएगा, और दांतों के जस्ट बाद कौन सा आएगा, होठों वाला भाग आएगा। किसका भाग आ गया, होठ का। ये दांत, ये होठ, ये क्या है, मसूड़े वाला भाग, ये क्या है, तालू वाला भाग, और ये क्या है, कंठ वाला भाग। ये मेरा ऊपर वाले बताने का तरीका रहा कि सबसे पहले कंठ आएगा, फिर तालू, फिर मसूड़े आगे, फिर मसूड़ों के जस्ट नीचे दांत आगे, और दांत के जस्ट बाहर क्या आगे, होठ आगे। इस टाइप से ये 5 उच्चारण स्थान माने जाते हैं हिंदी में। 5 उच्चारण स्थान है हमारे पास। ये कै होता है, आपको पता है, ये कै वाली लाइन सारी इससे बोली जाएगी, ये चै वाली लाइन इससे बोली जाएगी, ये टै वाली लाइन इससे बोली जाएगी, ये तै वाली लाइन इससे बोली जाएगी, और ये पै वाली लाइन इससे बोली। ऐसे तो याद करना था अपने को, यही तो तरीका था ना। तो कै वाली लाइन पूरी कंठ से, चै वाली लाइन पूरी तालू से, टै वाली मूर्धन्य से, तै वाली दांतों से, और पै वाली ओष्ठ्य यानी होठों से बोली जाने वाली लाइन होती है। होठों से बोले जाने वाला वर्ग होता है। मैं हिंदी में कहूँ तो उसको लिख सकता हूँ क्या, वर्ग होता है। देखिए बच्चा ध्यान से क्या, कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस पड़ा है, ये वाला। किस किस के बीच में, ये दंत और मुर्दा, ये मुर्दा और ये दंत के बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस को कहा जाने लगा वर्तस्य। बोर्ड पे देख लीजिएगा, अच्छे समझ लें। उस स्पेस को कहा जाने लगा वर्तस्य स्पेस, वर्तस्य, वर्तस्य भाग। वर्तस्य भाग कहाँ होता है, दांतों और मसूड़ों के बीच में, यानी ऊपर वाले दांत और मसूड़ों के बीच में एक वर्तस्य स्थान है। आप न को बोल के देख लीजिएगा, न, क्या जीभ ऊपर वाले दांतों से सही रूप से टकरा रही है। ल को बोलिए, क्या जीभ ऊपर वाले दांतों से सही रूप से टकरा रही है। स को बोलिए, क्या जीभ ऊपर वाले दांतों से सही रूप से टकरा रही है, नहीं। ये ऊपर वालों दांतों से, ऊपर वाले जो दांत है, जीभ इनके साथ बहुत ही कम टकरा रही है, थोड़ा सा ऊपर जा रही है। न, ल, स, न, ल, स, ये 3 ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से दांतों से नहीं बोले जाते। पहले इन्हें दंत्य की कैटेगरी में रखा था, आज भी रखा है, लेकिन इनका एक नया नाम दे दिया, क्या, वर्तस्य व्यंजन। क्या कहा जाने लगा, वर्तस्य व्यंजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्तस्य वह स्थान होता है जो मसूड़ों और दांतों के बीच में है, यानी ये पूर्ण रूप से दांतों से न टकराते हुए जीभ थोड़ी सी ऊपर की तरफ झुकाव देती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, जो कि पूर्ण रूप से मसूड़ों के पास भी नहीं गई, दांतों के पास भी नहीं गई, दोनों के बीच में रहती है। इन तीनों को जब बोलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, वर्तस्य। तो आपके ऑप्शन में वर्तस्य कहीं नहीं है, तो आपको पता है जो लय होता है वो दांतों से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा, दांतों से बोला जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दंत। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, ज्ञान शब्द कहाँ मिलता है, ज्ञान तो हर जगह मिलता है, ज्ञान बांटने वाले भी हैं। ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, इस ज्ञान की अगर कहीं बात हो तो आपको पता है ज्ञ ज्ञानी, आप कहोगे सर लास्ट में पढ़ा था हमने तो ज्ञ ज्ञानी को, यूं पहली दूसरी में पढ़ा है लास्ट में, लेकिन कल ही मैं आपको एक कंसेप्ट बता के गया हूं कि जो ज्ञ होता है इसके जो खंड होते हैं वो ध्यान रखना, जय और ये अण, जय और अण, जय और तालु वाला अण, ठीक है, इन दोनों के खंड से बनता है। इसका मतलब ये जो रखा जाएगा इसके खंड के हिसाब से रखा जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ आएगा, जय के जस्ट बाद में आएगा। कहाँ आएगा, जय आ जाए ना उसके बाद में जस्ट ज्ञ आएगा, क्योंकि जय और इसके खंड होते हैं जय प्लस अण, और उसके बाद में आता है अण। तो ध्यान रखिएगा ये आपको जय के बाद में मिलेगा, यानी 6 वर्ण वाले बाद वाले शब्दों में त्रय र ख, तो हमारा आएगा 6 वर्ण वाले शब्दों के बाद रखा जाएगा इसको, क्योंकि 6 के बाद क्या आएगा, जय आएगा, जय के बाद क्या आएगा, ज्ञ आएगा, और ज्ञ के बाद क्या आएगा, अण आएगा, इधर चय आएगा। ओके, तो वैसे तो 5 ही होते हैं, 1 2 3 4, जय और अण, हाँ बीच में जय अण, ठीक है, इसके बाद में जय आएगा, झंडा और फिर ओके। तो वैसे तो कितने 5 ही, लेकिन ये बीच में गैस संयुक्ताक्षर प्रवेश कर जाता है यहाँ पे। इसको देखो ये यहाँ रहता नहीं है, ये यहाँ रखा गया है शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश में इसका स्थान यहाँ बनता है। उसी प्रकार आपसे कोई क्षय का स्थान पूछे तो आपको पता है क्षय किसका टुकड़ा होता है, कै का और सै का टुकड़ा होता है, इसका मतलब कै के जस्ट बाद आएगा। इस प्रकार से बहुत आते हैं, तो ये 6 वर्ण वाले बाद शब्दों के बाद में आएगा, ठीक है। ये आ गया क्षय वर्ण
किसके योग से बना है, क्षय वर्ण किसके योग से बना है। तो क्षय जो होता है, ये मैं कल ही बता के गया हूँ क्या, क्षय जो होता है अपने वीडियो में मिलेगा, क्षय होता है कै और सह के मेल से बना, कै और सह के मेल से बना। लेकिन देखिए ये पूरा है तो इसको भी पूरा करना पड़ेगा। अगर ये आधा पूछता तो इसको आधा, लेकिन आधे आधे दोनों लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, अपना ऑप्शन पहला सही, क्योंकि इसमें क्या है, ए भी है, कै सह पूरा है ए के साथ और क्षय बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में क्षय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है, तो क्षय कै के बाद आएगा। पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में किस में हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड पे देखिए आप। बोर्ड पे देखें क्या कहा है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। बहुत ही अच्छा, इसमें एक संधि का रूल है, व्यंजन संधि का, वो लगाते हैं क्या, जहां अनुस्वार आता है वहां अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक में बदलता है। अनुनासिक को आजकल अनुस्वार में बदलने लग गए, किसको, अनुनासिक को अनुस्वार में बदलने लग गए। जैसे हिंदी पहले ऐसे लिखते थे ना, और आजकल हिंदी इस नए बीच में जब नया अनुनासिक आ जाता है इसको ऊपर ले जाया जाता है यूं। तो ध्यान रखना ये कहीं भी आ जाए पंचमाक्षर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये पांच जो होते हैं अनुनासिक होते हैं, पंचमाक्षर जो होते हैं, ये कहीं भी आपको हलंत दिखाई दे, कहीं भी आपको हलंत दिखाई दे तो इनको, और हलंत दिखाई दे और दो अक्षरों के बीच में दिखाई दे, ठीक है, दो वर्णों के बीच में आज, तो इसको अनुस्वार में बदल दिया जाता है। किसमें, अनुस्वार में बदल दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा संजय, ये अनुस्वार है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पंचमाक्षर आएगा, लेकिन पंचमाक्षर कौन सा आएगा वो आगे वाले पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पंचमाक्षर इन पांचों में से चूज करोगे कौन सा आएगा, तो वो आगे वाले वर्ण पे डिपेंड करेगा, आगे वाले पे निर्भर करता है। आगे वाला कौन है, जय, तो जय, जय का पंचमा यानी जय वर्ग का पंचमा, तो पंचमा जय का कौन सा होता है, ये आएगा इन दोनों के बीच में। बहुत ही अजीब बात है लेकिन सत्य है। उसी प्रकार आपके सामने संजय आ गया ना, चलिए कंटक आ जाए, ये लो कंटक आ गया। कंटक में आपने देखा क्या अनुस्वार आ गया, इस अनुस्वार को अगर हटाते हैं, इस अनुस्वार को अगर हटाते हैं, इस अनुस्वार को हटाते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पंचमाक्षर आ जाएगा। लेकिन वो पंचमाक्षर इन पांचों में से कौन सा होगा वो इस पे निर्भर करता है। टै का पंचमा यानी टै वाली लाइन का पंचमा ये होता है, यानी ये आ जाएगा हलंत। ओके, तो ये इस प्रकार से होता है। तो पंचांग में हम देखें, पंचांग में क्या हुआ, पंचांग लगाते जाइए, अनुस्वार हटाइए और वापिस आप क्या लगा दीजिए, पंचमाक्षर। बोलो पंचमा, इस अनुस्वार को हटाएं, इन दोनों के बीच में पंचमा आएगा, और चय का पंचमा कौन सा होता है, ये वाला। फिर चा, यूं इस पंचमा को हटाइए, अब गय का पंचमा, और गय का पंचमा कै वाली लाइन का पंचमा ये होता है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, ये लगा दोगे, और फिर क्या लगा दोगे, इस प्रकार। यानी यूं लिखने का तरीका हमारा यह रहता है, ठीक है, ये तरीका है। क्योंकि अणय जो होता है इसके पास पाई होती है, इसको हलंत करने के लिए इसकी पाई उड़ा दो। ये गोल वर्णों में है और गोल वर्णों के नीचे तो क्या लगाया जाता है, हलंत लगाया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, क्योंकि आपने देखा ये देखो गलत से होगा ना, यहाँ पे न के बाद चय नहीं हो सकता, और यहाँ तक ये वाला सही है, यहाँ से गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे तो सही, देखो जो पंचमा आया है वो इसी का आया है, पंचमा इसी का नहीं आया, पंचमा इसी का आया है, पंचमा इसका नहीं आया, गलत हो जाएगा। पंचमा इसका आया, पंचमा इसका आया, पंचमा इसका नहीं आया, इसका पंचमा आया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का मतलब होता है युग्म में आ जाए, एक जैसे। ठीक है, तो वो किस में है, बग्गा में। ठीक है, ये आ जाएगा युग्म में एक साथ। ठीक है, हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, सॉरी नहीं हुआ, वो देखें इसमें लिखा है कि द्वित्व व्यंजन का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ, तो सच्चा में हुआ है कुत्ता, ये कुत्ता इस प्रकार से है, डबल तय है इसमें, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है बग्गा, एक जैसे दो व्यंजनों का संगम। और वल्गा में नहीं हुआ, एक जैसे दो नहीं है वल्गा में। ठीक है, एक जैसे दो चय, एक जैसे दो तय, एक जैसे दो गए, ये। ठीक है, चलें
13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? गलत की पहचान करनी है तो सबसे पहले अपनी अपनी तरफ से कुछ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि जो धय होता है, आपको पता है धय के बारे में मैं एक बात जानता हूं कि ये तीसरे चौथे पांचवें में आता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? घोष होता है। क्या होता है? घोष। दूसरी बात, इसका उच्चारण अगर देखें धय का, तो धय का उच्चारण क्या होता है? तय थ दय, दंत्य होता है। क्या होता है? दंत्य होता है। उसके बाद में कहीं आप देखो कि ये महाप्राण है या अलप प्राण है, तो आपको पता है ये दूसरा और चौथा है, दूसरा और चौथा है। ठीक है, दूसरा और चौथा किस में आते हैं? दूसरा और चौथा महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। पहला तीसरा पांचवा अलप प्राण में आते हैं। ठीक है, तो ये महाप्राण में आते हैं। घोष, महाप्राण, दंत्य, सही बात है। बै आपको पता है, अब सीधा चेक करो, बै ओष्ठ्य होता है, सही बात है। च तालव्य होता है, सही बात है। ख कंठ्य होता है, सही बात है। ठीक है, तो ये सही बातें हो गई अपनी। अब इनमें चेक करते हैं, च ए घोष होता है कि नहीं होता? ए घोष का मतलब कौन से हुए? ए घोष का मतलब हो गया पहला और दूसरा ए घोष होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा घोष होते हैं, पहला और दूसरा, इसका मतलब ये भी तो सही बात कह रहा है। ठीक है, और ये क्या है? अलप प्राण। अलप प्राण का मतलब कौन सा होता है? पहला तीसरा पांचवा, ये भी तो सही बात है, अलप प्राण होता है। ख होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। उसने कहा महाप्राण होता है, तो महाप्राण दूसरा होता है या नहीं होता? पहला तीसरा और पांचवा क्या है? अलप प्राण होते हैं, तो दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और उसके बाद में लिखा है ख ए घोष व्यंजन है। क्या है? ख ए घोष व्यंजन है। ख ए घोष व्यंजन है, तो ए घोष में कौन आते हैं? पहला और दूसरा। ए घोष में कौन आता है? पहला और दूसरा, तो इसका मतलब दूसरा है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है फिर इसमें? ओष्ठ्य हो गया, महाप्राण। इसको चेक करो, महाप्राण। ठीक है, इसको चेक करने वाला रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, महाप्राण। बै वाला हो सकता है। बै सैघोष होता है, सैघोष पहला तीसरा पांचवा होता है, तो तीसरा ये है, सही बात है। ठीक है, और ओष्ठ्य ध, पहला तीसरा पांचवा नहीं, घोष बै। सैघोष होता है, सैघोष कौन से होते हैं? तीसरा चौथा पांचवा सैघोष होते हैं, ये तीसरा है, सही बात है। ओष्ठ्य होता है, सही बात है। महाप्राण है या नहीं? महाप्राण है या नहीं? महाप्राण दूसरा और चौथा कोड होता है, लेकिन ये महाप्राण नहीं है, क्योंकि ये खुद तीसरी जगह पे है। खुद कौन सी जगह पे है? तीसरी पे। और महाप्राण का कोड क्या होता है? 2 और 4, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही गलत बात है, बाकी सभी सही है। यही गलत बात है, बाकी सभी सही। ओके, स्वर रहित रह का प्रयोग हुआ है, और स्वर रहित रह का प्रयोग आपको पता है नीचे कहीं भी नहीं होता। ट्रक में नहीं हुआ, कोई भी है, ड्रम में नहीं हुआ, प्रवीण में नहीं हुआ, प्रकार में नहीं हुआ, इन सभी में स्वर रहित रह नहीं, पूरे पूरे रह हैं जो नीचे लगा होता है। शिरोरेखा के ऊपर जो रह होता है वो पूरा होता है। ठीक है, शत्रु में देख लीजिए, शत्रु, इसमें देखिए सै त्रु, त्रय के टुकड़े, तय हलंत और रै पूरा रू है। इस प्रकार से मैंने यह मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि त्रु ऐसे ना, इसको यूं दर्शाने के लिए, समझने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं होता, यह मात्रा यूं ही लगेगी। ठीक है, मैंने समझाने के लिए कि तय रू, ठीक है, ये वाली मात्रा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी रू पे है, त्राटक, त्रय में पूरा है। ये देखो, ये रेफ वाले रह जो होते हैं वो आधे होते हैं, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग, उत्क्षिप्त बोल दो, ताड़नजात बोल दो, उत्क्षिप्त बोल दो, ताड़नजात बोल दो, एक ही बात है। ताड़नजात बोल दो या उत्क्षिप्त बोल दो, एक ही बात है। और खुद ताड़नजात में भी क्या यूज हुआ है? ठीक है, तो ये उत्क्षिप्त बोल दो या ताड़नजात बोल दो, बात एक ही है। इसलिए क्या होता है कि जो दो होते हैं ना, ये नुक्ता चिन्ह वाले, ठीक है, उत्क्षिप्त मूर्धन्य ध्वनियाँ बोलते हैं इनको, वो किस में यूज हुई है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में यूज हुई है, पढ़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर देखें। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के बाद से पहले आए? किस शब्द से पहले आएगा श्रद्धा? तो आप इनके टुकड़े कर लीजिए। देखिए, शासन, टुकड़े करूंगा तो सै प्लस आ प्लस सै प्लस ए प्लस न प्लस ए। ओके, उसके जस्ट बाद देखें, दोबारा श्रद्धा शब्द पूछा है किसके बारे में? शासन के टुकड़े कर लीजिए। सै प्लस, ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ऐसा पेपर में नहीं करना है, आपको सीधा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना है अभी बता देता हूं। यूं करते तो आपका एक ही प्रश्न हल होगा और पेपर का टाइम हो जाएगा। शासन, शौर्य, सै प्लस औ प्लस रै हलंत प्लस यह हलंत प्लस है। उसके बाद श्याम, सै हलंत प्लस
यह हलंत प्लस आ जाएगा बाहर प्लस मैं प्लस ए, श्रमिक शय प्लस रै के मेल से श्रय बन गया प्लस ए बाहर आएगा क्योंकि श्रय पूरा है ना, ए बाहर आएगा प्लस मैं प्लस छोटी ए की मात्रा आएगी प्लस कै प्लस ए, और मैं लिखना चाहता हूँ कि श्रद्धा को यही लिख लेते हैं, तो श्रेय प्लस रै आधा प्लस ए प्लस धा। देखिए धा, अब सुनना बात एक इम्पोर्टेंट है, ये जो ध है यूं, इसमें दै धनुष तो होता है पूरा, दै धनुष पूरा, और दै दवात क्या होती है आदि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दै धनुष तो पूरा और दै दवात आदि, ये जो नीचे लगा है ये पूरा होता है भैया, ये नीचे पूरा होता है, ये आधा होता है, ठीक है। तो दै दवात आदि दै धनुष पूरा, तो मैं लिखना चाहूँगा दै धा को, तो दै श्रद्धा दै आधा फिर प्लस दै पूरा फिर आ की मात्रा। ओके चलिए अब देखें फ़र्क किस में है। फ़र्क देखिए ये 1 नंबर पे आ रहा है, सभी कैंसिल आउट, फिर ए के बाद आ आएगा, उसके अलावा कोई है क्या, तो 1 नंबर इसको दे दूँ मैं, ये 1 नंबर पे आएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं उसके बाद में। अब 2 नंबर पे देखो ये रै ओ आएगा, तो ये 2 नंबर पे आ गया, यस और नो। 3 नंबर पे कौन आएगा रै आ, देखो 3 नंबर के बाद कौन आएगा, ए भाई इन दोनों में 2 नंबर इसको मिल गया। अब देखिए 3 नंबर ये 3 बच गए हैं, इनमें से 3 कौन आएगा, ये रै ये आएगा ना, तो 3 नंबर इसको मिल गया। 4 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर इन दोनों में देखो यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, दै मैं के पहले कौन आएगा दै आएगा, तो 4 नंबर इसको मिल गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर वाला ये बात, अब उसने पूछा क्या है, श्रद्धा से किस शब्द से पहले आएगा, श्रद्धा किस शब्द से पहले आ रहा है, श्रद्धा आ रही है 4 नंबर, और इससे पहले कौन आएगा, इससे पहले आएगा 3 नंबर वाला, यानी कौन श्याम, कौन आएगा श्याम, तो श्रद्धा 4 नंबर पे आएगी, इससे पहले जस्ट नंबर 3 नंबर वाला श्याम आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा श्याम। ओके चलो, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, इसका मतलब जीवा तालु से टकरा रही है तो वो तालव्य होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तालव्य होने चाहिए, और तालव्य हैं इसका मतलब क्या है, जीवा तालु से टकरा रही है, इट मीन्स क्या हुआ, वो तालव्य नहीं का पूछ रहा है जो तालव्य नहीं है। जीवा तालु से टकराए तो तालव्य है, और जीवा तालु से नहीं टकराए इसका मतलब तालव्य नहीं होने चाहिए, और तालव्य नहीं कौन से हैं, इसमें तालव्य नहीं ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये कंठ है, ये भी तालु वाला है, ये भी तालु वाला है, ये भी तालु वाला है। ओके चलिए, किस क्रम में पश्च स्वर है, पश्च का मतलब होता है जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र से कौन बोला जाएगा, केवल और केवल ए बोला, सॉरी मध्य से ए बोला जाएगा, पश्च से बोले जाते हैं आ उ ओ औ बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें उ ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी जो स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी कर रहे हो, याद रखिए, याद कीजिए, च वर्ग वाली लाइन क्या होती है, स्पर्श संघर्षी होती है, तो च वर्ग वाला कौन है, केवल और केवल च। प्रश्न सॉल्व। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन पूछा, पार्श्विक का मतलब होता है जीभ के साइड वाले भाग से, ये जीभ है, इसके साइड वाले भाग से हवा बाहर आए, ये लो, इसके साइड वाले भाग से हवा, लेटरल कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं, लेटरल कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं पार्श्विक। तो ल होता है ना, वो पार्श्विक होता है, र होता है वो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होता है, ठीक है। इन 2 को विशेष ध्यान में रखिए। आ ई उ ए ऐ ओ औ, और क्या है ये, क्या है भाई, ये सारे दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं, किसमें, दीर्घ स्वर में अंदर आते हैं, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कह दो, या कल ही मैं बता के गया हूं 2 मात्राएं वाले होते हैं, द्विमात्रिक स्वर कह सकते हो, द्विमात्रिक स्वर कह सकते हो। ऐसा चिन्ह जो होता है ना, यूं लगा देते हैं, यूं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पुनरुक्ति चिन्ह होता है, यानी इस प्रकार की पुनरुक्ति नीचे कर दो, ये स्वर नो, ठीक है। जैसे अपने किसी, आपने देखा होगा श्री, ये वाला, ठीक है। इसके बाद फिर एक नाम, प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम आ जाए, प्रतिष्ठित, तो श्री 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 दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, आप यूं लगा दिया करो। इट मीन्स क्या हुआ, ये पुनरुक्ति चिन्ह होता है, यानी ऊपर वाला जैसा सेम है वैसा हूबहू ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन लिखने में क्या गड़बड़ी हुई, मान लो ऐसा आ गया, श्री श्याम आ गया, अब आगे वाले का नाम आ गया राम श्री श्याम, आगे वाले का नाम आ गया राम, अब श्री यहाँ लगा देंगे, अरे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये पुनरुक्ति चिन्ह नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आपने क्या हुआ, देखिए जस्ट नीचे आना चाहिए, श्याम के नीचे, तो इसका नाम बन गया राम श्याम श्याम, ठीक है, न कि राम श्री श्याम बना है, तो इसके जस्ट नीचे लगाना पड़ता है,
ठीक है। तो श्री एक लाइन में जब हो एक साथ तो उसके नीचे पुनरुक्ति चिन्ह के द्वारा उसको दर्शा दिया जाता है। तो इसे दीर्घ स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं संधि स्वर, क्योंकि ये सभी संधि में काम आते हैं, ठीक है, इसलिए इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। ये तो आपको पता है, बहुत ही गरीब प्रश्न है। अयोग वाय और अयोग वाय ध्वनियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनका स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर तो खुद स्वतंत्र हैं, स्वर क्या है? स्वतंत्र हैं, और इनका उच्चारण बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुख गुहा में स्पर्श के अलावा ही सीधा क्या हो जाता है? उच्चारण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बाधा महसूस जहाँ होती है वहाँ व्यंजन बन जाएगा वो, ठीक है, या सहायता से किया जाए। कै बोलना ना, कै, तो इसके अंत में आपको ए की ध्वनि जरूर बोलनी पड़ेगी, फिर ये कै बनेगा, और इससे क्या बनेगा? ये कै बन चुका है पूरे वाला। तो इसको अगर उच्चारित करना है व्यंजन को तो उसके साथ स्वर का उच्चारण करना पड़ेगा, और सहायता किसकी ली जाती है? स्वर की सहायता ली जाएगी, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। प्रश्न कंप्लीट। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है कि स्पर्श और स्पर्शी में फर्क होता है। स्पर्श और स्पर्शी में फर्क होता है। तो स्पर्शी कौन सा होता है वो सुनिए। स्पर्शी कौन से होते हैं? वो कै से लेकर मैं तक जो 25 होते हैं इनको कहा जाता है स्पर्शी। लेकिन स्पर्श कौन से होते हैं? इसमें से चय वर्ग हटा दो। क्या हटा दो? चय वर्ग, क्योंकि चय वर्ग किस में चला गया? स्पर्श संघर्षी में चला गया। किस में चला गया? स्पर्श संघर्षी में चला गया, इसलिए चय वर्ग हटा दो। तो 25 में से 5 चय वर्ग के निकाल देंगे, तो 5 चय वर्ग के अगर निकाल दिए तो पीछे कितने बचेंगे? 20 व्यंजन जो होते हैं इनको कहा जाता है, इनको कहा जाएगा कौन से? स्पर्श व्यंजन। इनको कहा जाता है कौन से? स्पर्श व्यंजन। तो लेकिन यहाँ 20 ऑप्शन में नहीं है, तो चाहे सी बात है कि वो स्पर्शी ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे 25 करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो स्पर्शी पूछ रहा है। अगर 20 होता ऑप्शन में तो अपने 20 कर लेते, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 ही होती है, चय वर्ग उसमें शामिल नहीं होते। अगर चय वर्ग को शामिल करते हो तो वो स्पर्शी व्यंजन बन जाते हैं, जो कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, लेकिन यहाँ स्पर्श दे रखा है तो अपने इसको सही मान लेते हैं। चलिए, किन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्मी का मतलब होता है उष्णता। क्या? उष्णता बाहर आती है। गर्मी या उष्णता, या मैं लिख सकता हूँ ऊष्मा बाहर आती है। और ऊष्मा या गर्म हवा जब बाहर आए, तो वहाँ पर क्या होता है? घर्षण होता है। वहाँ पर क्या होता है? घर्षण होता है। और जहाँ घर्षण होता है वहाँ कौन से होते हैं? संघर्षी होते हैं। कल ही बता के गया हूँ, जहाँ घर्षण होता है वहाँ कौन होते हैं? संघर्षी होते हैं। और संघर्षी होते हैं इसका मतलब वो क्या होंगे? संघर्षी का ही दूसरा नाम मैंने दे दिया था, क्या? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? ऊष्मीय व्यंजन होगा। यहाँ पर भी अपने पकड़ सकते थे, गर्मी आ जाए इसका मतलब ऊष्मीय व्यंजन है, लेकिन ये थोड़ी संघर्षी वाली बात बतानी थी, क्योंकि संघर्षी कौन से होते हैं? ऊष्मीय को संघर्षी कहा जाता है। हाँ, इसका उच्चारण देखिए क्या है। इसका उच्चारण, ये पहला वर्ग होता है, इसको कहते हैं कै वर्ग। क्या कहते हैं? कै वर्ग। और कै वर्ग है, इसका मतलब ये कहाँ से बोला जाएगा? कंठे से बोला जाएगा। कहाँ से? कंठे से बोला जाएगा, ठीक है। देखो ये बीच में पंचमा अक्षर आ गया ना, ये ठे का 5वां ही तो है, इसे जस्ट पहले लिखना है। तो आप इसको अनुस्वार में भी बदल सकते हो, यानी इसको हटा के आप अनुस्वार भी लिख सकते हो यूँ, ठीक है। कंठे है, कै वर्ण क्या है? कंठे है, तो कंठ से बोला जाएगा। एक बात और सुने, जो कै होता है ना, ये कंठ है, ये तालु है, ये कंठ है। क्या जीभ इसके ऊपर जाती है? बिल्कुल नहीं, वो जीभ क्या होती है? यहाँ रहती है, ठीक है। तो ये भाग जो होता है ना, ये कोमल तालु वाला कहलाता है। तालु हार्ड होता है, कंठ सॉफ्ट होता है। कंठ क्या होता है? कोमल। कंठ क्या होता है? कोमल। तालु क्या होता है? कठोर। तालु अपना क्या है? कठोर है। लेकिन जो कठोर भाग का पीछे वाला कोमल भाग है ना, यानी कोमल तालु, इसको कह सकता हूं मैं कोमल तालु। इसको कह सकता हूं मैं क्या? कोमल तालु। कोमल तालु, ठीक है। ये कोमल कंठ होते हैं, लेकिन आपको पता है ऐसा तो है नहीं, ये बिल्कुल कठोर है और ये बिल्कुल कोमल है। इन दोनों के बीच में ऐसा स्थान होगा जो कठोर का ऐसा भाग जो होगा, तालु का ऐसा भाग जो होगा, वो क्या होगा? कोमल होगा, उसे कोमल तालु कहेंगे। तो कै वर्ण हमेशा कोमल तालु होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कोमल तालु जो होता है, कोमल तालु किसे कहेंगे? वो कै वर्ण वाले होते हैं कोमल तालु, जिनको कंठ भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तालु लिखते ही चय वर्ग लगा दो, कोमल तालु कहे तो वो कै वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा कंठे। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगता है वह व्यंजन कहलाते हैं। अधिक वायु और अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? अधिक वायु और अधिक समय लगता है
यहाँ पे प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। जिन उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगे, यहाँ पे अधिक वायु अंदर बाहर हो या आदान प्रदान हो अधिक वायु का, तो वहाँ महाप्राण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, चलें। जिन वर्ण उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगता है, ये सेम ही हो गया है। ठीक है, आ जय फै ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? देखिए वो जो यूज होता है ना, वो वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये होता है आगत स्वर। कौन सा? आगत स्वर। कहाँ से आया है? इंग्लिश भाषा से आया है। कहाँ से आया है? इंग्लिश भाषा से आया है। और इंग्लिश भाषा कौन सी है? विदेशी। कौन सी है? विदेशी। अब ध्यान रखिएगा, विदेशी है तो इसका एक और नाम बन गया विदेशी स्वर। कौन सा? विदेशी स्वर। तो इसे कहते हैं विदेशी स्वर। क्या कहते हैं? विदेशी स्वर। आगत भी कहते हैं क्योंकि ग्रहण किया गया बाहर वाले से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आगत होते हैं, ये अरबी फारसी से लिए गए हैं दो। ठीक है, कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कै, जय, फै, ग। ये 4 ऐसे हैं जो अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, जिनको कहते हैं गृहीत व्यंजन। क्या? गृहीत व्यंजन। इनको कहते हैं गृहीत व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा, गृहीत व्यंजन होते हैं कौन से? अगर आपको आगत स्वर पूछ ले तो ये बताओगे, आगत व्यंजन पूछ ले तो ये बताओगे। ये आगत व्यंजन है, ये आगत स्वर है, ये विदेशी व्यंजन है, ये विदेशी स्वर है, ये गृहीत व्यंजन है, ये गृहीत व्यंजन है। ठीक है, तो आप पूछे तो ये आगत है, आगत है, आगत है। ठीक है, तो ये आगत हो जाएगा। रेफ वाला इसमें कोई नहीं, नासके इसमें कोई बात नहीं, उत्क्षिप्त वाली कोई बात नहीं। प्रस्थान का सही वर्ण विच्छेद होगा। आपको पता है पै आधा, फिर रै पूरा होता है, लेकिन रै को आधा करोगे तो प्र ए बाहर आ जाएगा। तो पै रै आधा ए बाहर आएगा, ये गलत हो जाएगा। रै आधा, फिर सै आधा करोगे, आधा है ही सै, फिर थ को आधा करके आ आना चाहिए बाहर, थ को आधा करके आ आना चाहिए, तो आ हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। ये वाला अपना एकदम एग्जैक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे मिलेंगे। लक्ष्मण का सही संधि विच्छेद, तो ले प्लस इससे ए बार आया, ओके, प्लस फिर क्षय है आधा। अब ध्यान रखना, क्षय आधा है तो दोनों आधे लिखने पड़ेंगे अपने को। ये लो, क्षय आधा तो दोनों आधे, तो ले ए ख क्षय, यहाँ तक सही है। उसके बाद में देखो बहुत ही बड़ी मिस्टेक, इसने ए लगा रखा है। अगर यहाँ ए का यूज करते हो तो ये सह पूरा हो जाएगा, और सह पूरा होते ही क्षय भी क्या हो जाएगा? पूरा, जो पूरा नहीं है। लेकिन यहाँ सीधा क्या करना है? कै शय और फिर मैं लगा दो आगे, यानी बीच में ए का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब इन दोनों से क्या बनेगा? क्षय आधा। इन दोनों से क्या बनेगा? क्षय आधा। इससे क्या बनेगा? ले। इससे क्या बनेगा? मैं। इससे क्या बनेगा? अणे। ये वाला सही, ऐसे करने। हाँ, मैं ई, तो यहाँ बन गया मी, तै रै त्रै, और फिर त्रै तै रै त्रै आधा, ए लगाया पूरा, तै और आता मित्रता। हाँ, कै और है कै, फिर मैं और मैं पूरा, फिर रै क्या आ जाएगा? हलंत, और दो के बीच में जब आधा हलंत रै आता है तो वो रेफ वाला बन जाता है, ऊपर निकल जाएगा। किसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के साथ होता है? तो ध्यान रखिए, तत्सम शब्दों के साथ केवल और केवल अनुस्वार लगा मिलेगा, लेकिन तद्भव जो होते हैं इनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तद्भव जो होते हैं इनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम, चंद्र बिंदु का प्रयोग किसके साथ होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किसके साथ होता है? तद्भव के साथ होता है। लेकिन अनुस्वार का प्रयोग किसके साथ होता है? अनुस्वार जहां लगा मिले वो सामान्यतः तत्सम के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ? तत्सम के साथ, तो अनुस्वार आएगा। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों की अध्ययन की सरलता की दृष्टि से मैंने व्यंजनों के 3 ही भेद बताए। कौन कौन से? स्पर्शी, स्पर्शी के बाद कौन आएंगे? अंतस्थ, अंतस्थ के बाद कौन आएंगे? ऊष्मीय। तो कितने हैं? 3 भेद होते हैं अध्ययन की सरलता की दृष्टि से। चय वर्ण का उच्चारण, चय कहाँ से बोला जाता है? तालु से। कहाँ से? तालु से। उच्चारण कैसा है इसका? ध्यान रखिएगा, उच्चारण कैसा है? चय वर्ण व्यंजन का उच्चारण कैसा है? चय आता है 1 नंबर वाला, और 1 नंबर में 135, यानी ये अलप प्राण भी हो सकता है, और 1 नंबर में यानी 12 भी बनेगा। और 12 कोड किसका होता है? 12 कोड किसका होगा? 12 कोड, मार्कर चेंज कर लें। 12 कोड देखिए, चय नंबर 1 नंबर पे आता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अलप प्राण भी हो जाएगा, और
घोष, एघोष भी होता है, क्या एघोष भी होगा, तो एघोष भी होता है, तो एघोष इसमें ऑप्शन है, अलप्राण महाप्राण चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन जब मिल जाते हैं उसे व्यंजन गुच्छ कहेंगे। व्यंजन गुच्छ कह दो या उसे क्या कहते हैं, उसे एक संयुक्ताक्षर भी बनता है ना एक, यस और नो, वहाँ पे संयुक्ताक्षर भी ऑप्शन में हो तो वो भी सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग जब हो जाता है तो वो संयुक्ताक्षर बन जाएगा। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में भाई 33 ही व्यंजन होते हैं। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। ध व्यंजन का उच्चारण स्थान ध आता है 4 नंबर पे, और 4 नंबर आता है दूसरा और चौथा, यानी किसमें? महाप्राण में। किसमें? महाप्राण में। ठीक है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। लेकिन 4 नंबर पे आता है तो तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो इसमें घोष ऑप्शन में यही है, क्योंकि ये स घोष लिखना था ना, टाइपिंग मिस्टेक होगी, स घोष है ये। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 41 हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो वर्ण हमारे पास है 44, क्योंकि 33 तो व्यंजन है प्लस 11 क्या है? स्वर होते हैं। इन तीनों को, चारों दोनों को मिला के क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? सुर होता है ना, सुर और ताल, वहाँ होता है अनुतान नाम का शब्द आएगा। अनुतान, अनुतान का मतलब होता है जब किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते समय, तो बोलते समय जो आरोही और अवरोही का सुर होता है, आरोही और अवरोही का जो ताल होता है, आरोही और अवरोही का जो उतार चढ़ाव होता है, उसे कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुतान। ठीक है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो कहलाते हैं, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। इसका 2 गुना समय लगेगा दीर्घ स्वर में, और 2 गुना से ज़्यादा लगे, 2 गुना से ज़्यादा लगे, 2 गुना से भी ज़्यादा समय लगे, वो हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, लेकिन यहाँ आपने सबसे कम समय लगता है इसलिए ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ठीक है, ओ कैसा स्वर है? ओ कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर होता है। अभी मैंने बताया द्विमात्री का दीर्घ। घ व्यंजन का उच्चारण, घ व्यंजन का उच्चारण अलप्राण या महाप्राण? अलप्राण 135, महाप्राण दूसरा और चौथा, तो घ किसमें है? चौथे में, तो ये हो जाएगा महाप्राण। यह कैसा व्यंजन है? यह कैसा व्यंजन है? यह, र, ल और व, ये 4 कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं। कौन से? कैसे होते हैं? अंतस्थ होते हैं। ये 4 होते हैं अंतस्थ, तो ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श वर्ण कितने हैं? वो ये प्रश्न है, देख लेना। स्पर्शी 25 होते हैं, स्पर्श को 25 माना है। ठीक है, 6 कै थ फ ध्वनियां कहलाती हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये दूसरी है, ये दूसरी है। पहली और दूसरी कौन सी होती है? पहली और दूसरी, पहली दूसरी कौन सी होती है? अघोष। कौन सी होती है? अघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा अघोष। 2 व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। यहाँ व्यंजन कुछ 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलकर बनने से वो बनते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बनते हैं। ठीक है, यहाँ व्यंजन कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वो कहलाते हैं स्वर। बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं। मैंने कहा था ना, स्वर स्वतंत्र होते हैं, कभी भी उच्चारित हो सकते हैं बिना किसी सहायता से। क्या स्वरों को बोलते समय व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है? नहीं। तो यहां हो जाएगा स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उसे कहते हैं। रुक कर और घर्षण के साथ बाहर आती है, इसका मतलब वो किसका उच्चारण करना चाह रहा है? व्यंजन का। किसका? व्यंजन का। क्षय कैसा व्यंजन है? क्षय संयुक्त होता है। कैसा होता है? संयुक्त होता है। मैंने अभी बताया कै और 66 कौन से मिलकर बनता है? ओके, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे कहलाते हैं। वे होते हैं अयोगवाह, बिना किसी वर्ण का आधार। क्या आप इसको अकेले को बोल सकते हो? नहीं। क्या आप इसको अकेले को बोल सकते हो? नहीं। ये किसी के साथ यूज होगा, जैसे ये किसी के साथ यूज हो गया, जैसे कंगन, कंगन के साथ यूज हुआ। ठीक है, ये भी किसी के साथ, जैसे यशय प्लस धा, तो विसर्ग यूज हुआ ना, किसने किसी के साथ यूज हुआ, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। उष्ण, उष्ण वर्ण कितने होते हैं? उष्ण तो 4 ही होते हैं। उष्ण बोल दो या उष्मीय बोल दो, कितने कितने होते हैं? 4। ये 4 क्या होते हैं? उष्ण होते हैं। ओके,
एक यानी एक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, एक यानी एक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, अक्षरों का मेल करवाना है और सार्थक इकाई बनानी है यानी अर्थ वाली इकाई बनानी है, वो बनेगा शब्द। क्योंकि देखा होगा आपने, मुझे नालायक लिखना है, लिख रहा हूं नालायक, तो ये अक्षर है पूरा, ये अक्षर है पूरा, ये अक्षर है पूरा और ये अक्षर है पूरा। वर्ण कौन सा है? न वर्ण है, आ वर्ण है, ल वर्ण है, इसके साथ आ वर्ण आ गया। ये अक्षर होते हैं, ये क्या है? वर्ण होते हैं। लेकिन अक्षर क्या होता है? पूरा होता है। अक्षर क्या होता है? पूरा होता है। जैसे मैंने लिखा ना औचित्य, तो इसमें अक्षरों की अगर कोई गणना पूछे तो एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, इस प्रकार से अक्षरों की गणना की जाती है। तो वो क्या बनेगा? अगर दो अनेक सारे अक्षर मिल जाते हैं तो वो शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं, उसे कहते हैं संगम देना, संगम हो जाना। दो शब्दों के बीच विराम, विराम दिए, माता और पिता, माता पिता, ये क्या है? संगम। ठीक है, तो यहां हो जाएगा संगम उत्तर। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक सांस और एक प्रयत्न में जिसका उच्चारण हो जाए उसे कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। अब बोर्ड पे ध्यान से देखिए, जैसे राम लिखा तो रा, मैं, रा बोला, मैं बोला, अक्षरों का उच्चारण एक साथ एक ही प्रयत्न में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर। कै कैसा है? तो कै आपको पता है स्पर्श में आएगा। किस में आएगा? स्पर्श में। स्पर्श व्यंजनों में आता है कै। ठीक है, अब देखें कै अगर स्पर्श व्यंजनों में आ गया तो आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन 58, ई कैसा स्वर है? ई कैसा स्वर होता है? ई दीर्घ है। कैसा है? दीर्घ है। ये दीर्घ स्वर की कंडीशन में आ जाएगा ई। ई जो होगा वो दीर्घ होता है, द्विमात्रिक भी कह सकता हूं मैं इसको। ठीक है, ई स्वर हो गया दीर्घ। वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में यत्न को प्रयत्न कहा जाएगा। थोड़ा जल्दी करते हैं। टै, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, सर आपने ये गलती की है। गलती एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, माइंड से कुछ स्किप हो जाती है चीज़ें। ठीक है, या अपने लिखते समय लिख कुछ और देते हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो उनको अन्यथा न लें। कई बहुत ही गंदे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फिर कहते हैं जी ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। देखो, अगर आपको कुछ ना कुछ ग्रहण करना है, सिंपल सी बात ये होती है कि थ्योरी है सामान्य सी कि अगर अपने किसी को ग्रहण कर रहे हैं तो उसकी अच्छाइयों को ग्रहण किया जाए, ना कि बुराइयों को। ठीक है, हम किसी, अगर आप मान लो आज मोबाइल खोल कर बैठे हो, देख रहे हो ना कुछ, तो इट मीन्स क्या है कि आप कुछ सीख रहे हो। और सीखना क्या है? अच्छाइयाँ सीखनी है, बुराइयाँ सीखनी, वो आप पर निर्भर करता है। मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ खड़ा हूँ उस उद्देश्य, उसका तो फिर उद्देश्य तो रहता ही नहीं ना। अगर मेरे से आप बुराइयां सीख रहे हो, इसका मतलब आप जिस उद्देश्य से अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल के जो स्टडी को ओपन कर रहे हो, उसका तो फिर उद्देश्य नहीं रहा। क्योंकि आप मेरे से क्या सीख रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। सीखना क्या है? अच्छाइयाँ सीखनी है। अगर कोई बाई चांस, बहुत से ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक तो मशीन ही है, रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, रोबोट सही करेगा तो कंप्यूटरी, ऐसा तो नहीं कंप्यूटर वाला सिस्टम को चल रहा है, रोबोटिक सिस्टम चल रहा है। हालांकि किसी व्यक्ति को एज ए रोबोट काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, कई बार लिखने और बोलने में गड़बड़ हो जाता है। उसको अन्यथा न लेकर आप क्या करें, प्रश्न को देखें और उत्तर दें। ठीक है, गलत लगता है तो सही करें उसको। ठीक है, टै व्यंजन का उच्चारण स्थान, तो टै 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे महाप्राण होता है, जैसा ना अलग प्राण तो 1 3 5 होते हैं। आगे देखें, थोड़ा सा काम को फास्टली लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। ऊ कैसा स्वर है? ऊ होता है वो छोटे वाला ऊ है, तो ये हो जाएगा लघु स्वर। कौन सा? लघु स्वर। हर्षो स्वर भी इसमें ऑप्शन में है, हर्षो भी हो जाएगा, लघु भी हो जाएगा। ठीक है, स कैसा व्यंजन है? तो स आपको पता है स्पर्शी की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि स्पर्शी ऊपर के जस्ट 25 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन नहीं आता, क्योंकि अंतस्थ में य र ल व आते हैं। ऊष्म में आते हैं, संयुक्त में 4 ही आते हैं। कौन कौन से? क्षय, श्रय, ग, क्षय, श्रय, ग और त्रय, ये 4 होते हैं संयुक्त। ये ऊष्मी की कैटेगरी का है। चलिए, चय वर्ग का उच्चारण स्थान, चय वर्ग का व्यंजन है। क्या क्वेश्चन है यार, गरीब क्वेश्चन है सबसे। ये लो, समझ में आ गया। कूल में मात्रा, बिल्कुल गरीब क्वेश्चन है। बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? बुलाना में 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। अक्षर गिनने, टोटली गिनिए 3। द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान गलत है यहाँ पे स्थान। द द द द दंत्य से होगा। किससे होगा? दांतों से।
डै का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है भी डै, टै वाली लाइन का है। श्रेय कैसा व्यंजन है? श्रेय संयुक्त व्यंजन है। कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। ओके। दांत से उच्चारित होता है, दांत से तय वाला उच्चारित होता है। तालु से उच्चारित होता है, तालु से जय वाली लाइन, तय वाली, जय छह जय वाली। पै फै को उच्चारण स्थान, फै ओठों से बोला, पै फै बै ये सारे ओठों से बोले जाते हैं, बहुत ही सिंपल। ख का उच्चारण स्थान है, ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। कै वाली लाइन कंठ से बोली जाएगी। कमल कितने अक्षरों वाला है? 1 2 3, 3 अक्षर है कमल में। वर्ण पूछिए अलग होती है, मात्राएं अलग होती हैं, वो अलग अलग गिनने का तरीका मैंने वीडियो में बताया। नय कैसा व्यंजन है? नय नासिकीय होते हैं, लास्ट वाले जितने भी पांचों वर्गों के अंतिम पंचमें अक्षर नासिकीय होंगे। ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है? ऊष्मीय व्यंजन ये वाला ऊष्मीय होता है, तीनों सा और एक है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन में ये त्रय संयुक्त है। मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धन्य से टै वाली लाइन पूरी उच्चारित होती है, टै में ठै आता है। भय किस वर्ग का व्यंजन है? भय, क्या क्वेश्चन है? दीन में मात्रा बड़ी की। कंठ से उच्चारित, क्या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सर? ऐसे आते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही रेयर चांस होते हैं ऐसे प्रश्नों का। आपको दीन में वो मात्रा नहीं पूछता, दीन में आपको पूछे कुल कितनी मात्राएं हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। दीन में मात्राएं गिननी है ना, तो मात्राएं कितनी है दीन में? 2 मात्राएं ये है और एक है की मात्राएं, 3 मात्राएं। कल मैंने गिनना बताया ना, मात्राओं का संख्या आ सकती है। कंठ से उच्चारित होता है कै व्यंजन, कै वर्ग पूरा कंठ से। ओ कितने अक्षरों वाला शब्द है? आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो एक ही अक्षर है आ में। मात्राएं इसमें 2 होती हैं क्योंकि द्विमात्रिक होता है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन ये रह लय अंतस्थ होते हैं। ओष्ठ से उच्चारित होता है, पै वाली लाइन ओष्ठ से उच्चारित होती है। थ किस वर्ग का व्यंजन है? ये तय वर्ग का व्यंजन है। निम्नांकित में से बताइए। ये ना बहुत ही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इससे पहले क्वेश्चन थे ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए, क्योंकि बच्चा पहली बार देख रहा हो तो उसको ऐसा लगे भी हाँ ठीक है, अपने को बिना क्लास लगाए कुछ बच्चे ऐसे तो जो शॉर्टकट अपनाते, ज़्यादा ही कुछ शॉर्टकट है, या तो वो हो जाता है नहीं तो नहीं होगा फिर, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम ना आए इस वजह से ऐसे कुछ क्वेश्चन है। आप सीधा ध्यान, मेरा पै फै वाली लाइन ओष्ठ्य होती है, उसको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये क्लास, ये पै वाली लाइन है ना, मैंने 6ठी क्लास में सीखी थी कि मेरे को इतना नहीं पता था कि जो 5 वर्ग होते हैं ना, ये अलग अलग से बोले जाते हैं। मेरे को इतना पता था, एक बार सर संस्कृत करवा रहे थे किसी को, क्योंकि मैं खुद संस्कृत से नहीं हूँ, तो संस्कृत करवा रहे थे, उसको बोला, मतलब बता रहे थे 6ठी क्लास में कि ये जो लाइनें होती हैं ना अलग अलग होती हैं, ठीक है। आप पै वाली लाइन बोल के देखो, अगर आपको पै वाली लाइन बोलनी हो तो आपको दोनों ओठों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। पै फै बै बै। तब से मेरे को याद है कि पै वाली लाइन जो होती है वो ओष्ठ्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो होती हैं वो अपने को बिना कॉन्सेप्ट सीखे मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित, मैंने आपको कहा था सबसे पहले विकास किसका हुआ था? ए और ओ का विकास हुआ, बाद में ऐ और औ ये बाद में विकसित हुए थे, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ। ये लो, घोष वर्ण कौन सा है? घोष होते हैं तीसरा, चौथा और 5वां। देख लो, तीसरा ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो यही हो जाएगा 5वां अक्षर। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक इनमें से कोई नहीं, सभी मानक है, ये सभी मानक है। अमानक वर्ण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो हिंदी में पहले प्रचलित थे लेकिन उनका स्वरूप बदल दिया गया और एक नया वर्ण है वही, लेकिन क्या है, थोड़ा सा लिखावट में यानी लिखने में अंतर आ गया। पहले कैसे लिखते थे, आजकल कैसे लिखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कहीं पे, ये वाला पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये वाला पुरानी कितनी अपने पुरानी बुक्स या कोई पोथी उठा के देखना, उसमें ऐसा कुछ वर्णों का यूज होगा पुरानी कहानियों में, ठीक है। ऐसे वर्णों का मतलब होता है, ये होता है जय, जय झंडे वाला जय, ये होता था, ठीक है। लेकिन ये क्या, अमानक था और इसका नया स्वरूप मानक बन गया। तो हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ण हुआ करते थे जो कि वर्णमाला समय में चलन में नहीं थे अथवा हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं है। इस प्रकार के सभी वर्ण अमानक वर्ण कहलाते। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन ऐसे था, ठीक है, यूं। तो ये ऑप्शन सही। हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस, क्षय कै के बाद आता है, सभी को पता है, अभी बताया मैंने। गै वर्ण किसके संयोग से बनता है? ये देखो, ये ऑप्शन पड़ा, बहुत ही अच्छा। काफी बार ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछता है। संयुक्ताक्षरों के खंड बहुत बार पेपर में, जब जब हिंदी का पेपर हुआ और जब जब हिंदी आई, जब जब अत्याचार हुए
तब तब भगवान राम ने जन्म लिया, वो वाली बात है। जब जब हिंदी का पेपर हुआ वर्ण विचार में से प्रश्न आया, ये प्रश्न जरूर आता है, हर बार आता है, ठीक है। अपवाद शब्द कोई एक आधों में नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रियली मिल जाएगा। ये कैसी ध्वनियाँ है? ये संघर्षी होती है ना, मैंने कहा था ना ये संघर्षी है। संघर्षी, ये संघर्षी अकेली शय वाली लाइन नहीं है। संघर्षी अकेले ऊष्मीय नहीं होते, उसमें ये भी तो संघर्ष करके स्पर्श संघर्षी जिनको बोला जाता है। तो ये अरबी और फारसी की तो भाषाएं हैं, ठीक है ना। आरजू शब्द लिखते ना। एघोष वर्ण कौन सा होता है? एघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा एघोष ही होते हैं, देख लो पहला और दूसरा कौन से। स्वर आ गया, स्वर तो घोष होता है। ये क्या है? चौथा आ गया, ये नहीं होगा। ये क्या है किस में लिखा है? घोष में, यह रह ल वह है, चारों ही घोष है। 3 प्रकार के सह अघोष होते हैं, तो ये तीनों सह किस में आएंगे? अघोष में। तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आगे देखें, गै का उच्चारण स्थान। गै का उच्चारण स्थान कंठ होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन पूछा उसने, तो नासिकीय ये वाला नासिकीय होता है, आपको बताया। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? देखो, नासिकीय से तो बोले नहीं जाते, मुर्दा से नहीं बोले जाते, होस्ट से यानी होठों से, ओष्ठे से नहीं बोले जाते, कंठ तालव्य। अब देखो एक बात है, या तो आप एलिमिनेट करो ऑप्शन को, ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है ऑप्शन एलिमिनेट करना, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना यानी विकल्प को काट देना। विकल्प काटना एक बहुत ही सुंदर और लाजवाब खूबसूरत तरीका कहा जाता है किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो अपने पास सीधा उत्तर ही आ जाएगा। लेकिन अपने को तो कॉन्सेप्ट पता है, क्या पता है कि ए और ऐ के जो खंड होते हैं ना, ए और ऐ के, आपको ये बताऊंगा मैं गुण संधि में, और ये बताऊंगा मैं दीर्घ संधि में। गुण संधि और दीर्घ संधि में बताऊंगा। इसका जो खंड होता है वो ए और ई होता है, और इसका खंड जो होता है वो ए और ए होता है। तो इन दोनों को कौन से किस में बोला जाएगा? देखो, ए कंठ है ना, किसे? कंठ से। और ई किसे बोला जाता है? आपको पता है तालु से बोला जाता है, मैंने बताए हुए हैं। ए कंठ से, ई तालु से, तो कंठ तालव्य हो गया, ठीक है। इसमें भी तो क्या है? ई तो है, ठीक है। तो ये भी क्या है? कंठ तालव्य हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव वर्ण, ये लो बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है। देखो, समय कम होने की वजह से, कल मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो समय कम होने की वजह से प्रश्नों का सार संग्रह जुटाना और प्रश्नों को एकत्रित करके पीपीटी तैयार करने में समय लग जाता है। तो क्वेश्चनों को मैं क्या ना मूल्यांकन नहीं कर पाया, यानी जो अपने कहते हैं अपनी प्रथम स्तरीय जांच, द्वितीय स्तरीय जांच, तृतीय स्तरीय जांच नहीं कर पाया। इस वजह से क्या है, वो जांचें रह गई। इस वजह से प्रश्नों को, कुछ प्रश्न सेम प्रश्नों को, पुनरावृत्ति प्रश्नों को हटाना भूल गया, तो वो प्रश्न आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं उसको सीधा आगे स्किप कर दिया करूँगा। बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो ये द्वित्व व्यंजन आपको मैंने कल भी बताया था। द्वित्व का मतलब होता है 2 बार एक जैसे शब्दों का आ जाना। ये कौन से हैं? ये ऊष्मीय होते हैं। ऊष्मीय का मतलब ये होते हैं संघर्षी। क्या होते हैं? संघर्षी। ऊष्मीय का मतलब क्या हो गए? संघर्षी होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रकंपी में कौन आता है? र आता है प्रकंपी में, जिसको कहा जाता है लुंठित भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लुंठित भी कहा जाएगा। स्पर्शी में ये कैसे मैं तक आते हैं, कैसे मैं तक चय को छोड़कर। स्पर्श संघर्षी में आपको पता है चय वर्ण आता है, चय वर्ग पूरा ही आता है। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? ये लो, ये कंठ्य है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोला जाने, मसूड़ों से बोले जाने वाले, और मसूड़ों से बोले जाने वाले टय वर्ग पूरा ही होता है। टय वर्ग पूरा ही होता है। और टय वर्ग के बाद मसूड़ों से बोले जाने वाला ये सह मसूड़ों से बोला जाता है। मसूड़ों से बोले जाने वाला ये सह होता है। री ऋषि मसूड़ों से बोली जाती है। री ऋषि रै रथ मसूड़ों से बोला जाता है, ठीक है। तो ये मूर्धन्य होते हैं। रै मूर्धन्य, ठीक है। री मूर्धन्य, सह मूर्धन्य, ठीक है। तो देख लीजिए टय वर्ग कौन से हैं ये वाले। अलप प्राण कौन से होते हैं? अलप प्राण का मतलब 135 कोड, पहला, तीसरा, पांचवा, ये अलप प्राण ही तो है। ये स्वर नो, देखिए अलप प्राण स्वर होते हैं, वो अलप प्राण होते हैं, बताया था। कै और गै, गै आ गया, सही है। कै और गै ये भी सही है। थ और दूसरा, दूसरा नहीं आता। फै और भै, फै मतलब पै फै दूसरा, ये भी आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सही है, इसमें पहला और तीसरा आ रहा है, तो ये भी सही, ये भी सही, 2 ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। बाकी चेक कर लेना। तालव्य व्यंजन है, तालु से बोले जाने वाले और तालु से बोले जाने वाले कौन से होते हैं? ये वाली लाइन चय वर्ग तालु से बोली जाती है।
ठीक है। स्वर की विशेषता होती है कि निर्बाध उच्चारण होता है, बिना किसी बाधा के उच्चारण होता है स्वर का, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, सही कहा। स्वतंत्र उच्चारण होता है किसका, स्वर का, तो उपरोक्त सभी आंसर। ये उपरोक्त सभी का जो होता है ना, ये आप मान के चलिए अगर आपको कहीं भी तुक्का लगाना हो तो 85% ऑप्शन उपरोक्त सभी में होता है। तुक्का लगाने की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बात सुनिए, जहाँ सदैव आ जाए, अतिशयोक्ति जहाँ आ जाए ना, अतिशयोक्ति किसी भी प्रश्न में अतिशयोक्ति लिखी हो, दबाव दिया गया हो कि बच्चा इधर आके उलझे, सदैव में उलझे, अनिवार्य में उलझे, हमेशा में उलझे, अतिशयोक्ति का मतलब होता है ज़्यादा ही कुछ कह दिया गया हो, ठीक है ना। अतिशयोक्ति सदैव यानी कि अतिशयोक्ति का मतलब ज़्यादा कुछ कह दिया हो, कथन ज़्यादा कुछ यानी कुछ ज़्यादा ही अति हो गई। जैसे सदैव, ऐसा सदैव होता है, ऐसा हमेशा होता है, प्रत्येक स्थिति में ऐसा होगा, ऐसे प्रश्न लगभग 20% सही होने के आंसर होते हैं। 20% चांस, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो बनती है वो 20% बनती है इनकी। उपयुक्त सभी की कितने प्रतिशत बनती है, 60 से 70% उपयुक्त सभी की प्रोबेबिलिटी बनती है। ऐसा तुक्का लगाने में कहा जाता है, ठीक है। तुक्का किसी को लगाना तो ऐसा लगा सकते हैं अपने। संघर्षहीन ध्वनि होती है, तो संघर्षहीन जो संघर्ष नहीं करती, ठीक है। तो यह और वह क्या है, संघर्षहीन होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। तो यह और वह संघर्षहीन होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। चलिए, स्वर और व्यंजन के बीच में से व्यंजन आता है, वो आता है अनुस्वार, क्योंकि ये अयोग वाह होता है ना, इसलिए। हिंदी के कौन से व्यंजन जिन्हें उच्चारण करते समय श्वास, हवा गले निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है? तो कंपन जो होता है वो केवल घोष में होता है, केवल घोष में होता है। तो यहाँ ए घोष था, यहाँ ठीक है केवल घोष में होगा, क्योंकि ए घोष में नहीं होता। ए घोष ध्वनि केवल ए घोष में नहीं होता, ए घोष में नहीं होता, इसमें भी ए घोष आया है, ठीक है, इसमें नहीं होता। तो केवल घोष ध्वनियों में कंपन होगा, ठीक है। कौन से व्यंजन जिनमें वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास केवल की अधिकतम श्वास का प्रयोग किया जाता है, और अधिकतम किसमें है, महाप्राण में। अधिकतम किसमें, महाप्राण में। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें कहा जाता है कम श्वास, तो अल्प प्राण में निकलेगी, अल्प श्वास का प्रयोग अल्प प्राण में होगा, ठीक है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उन्हें कहते हैं महाप्राण व्यंजन। ये परिभाषाएं आ गई हैं जो आपको पहले से पता थी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो च वाली लाइन आपको पता है, स्पर्श और संघर्षी दोनों की होती है, स्पर्श के साथ संघर्ष भी होता है च छ में, ठीक है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो संघर्षी कौन से होते हैं, अंतस्थ जोड़ दो, नहीं अंतस्थ नहीं जोड़ना भी आपको। संघर्ष ऊष्मीय में होता है, और ऊष्मीय के साथ ये तीन आगत भी होते हैं। ये मैंने बात आपको बताई थी कि केवल और केवल ऊष्मीय जो होते हैं वो ऊष्मीय ही होते हैं, केवल और केवल ये आगत स्वर होते हैं, लेकिन दोनों क्या कहलाएंगे, संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। संघर्ष होता है इनमें देखो, जब किसी शब्द के किसी वर्ण के नीचे नुक्ता लग जाए उसको थोड़ा जोर देना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक तो हो गया पढ़ना, एक हो गया पढ़ना, ठीक है, तो जोर देना पड़ता है ना, इसका मतलब ये संघर्ष होगा। तो संघर्ष होगा तो ये क्या बन जाएगा, आगत बन गया ना। तो आगत में संघर्ष होता है और ऊष्मीय में संघर्ष होता है, ठीक है। आगे देखें, शब्दों के अंत में ए आता है तो उसे एक्रांत कहते हैं, आ आता है तो उसे आक्रांत कहते हैं। ये मैं आपको कभी लिंग में बताऊंगा, जब मैं आपको लिंग वचन कारक काल पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा एक्रांत, आक्रांत, ईक्रांत, उक्रांत, ठीक है, ये चारों होते हैं, ठीक है। तो एक्रांत, आक्रांत, जिनके अंत में आक्रांत आ जाए उन्हें आक्रांत कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर तन्य लिखा है तो वो बेटा है, यानी कि तन्य के क्या आया लास्ट में, एक्रांत। तो ऐसा शब्द जो होता है उसे क्या कहेंगे, एक्रांत। एक्रांत को आक्रांत में बदल दीजिए, लिंग भी बदल जाएगा। एक्रांत को आक्रांत में बदल दीजिए, लिंग में बदल जाएगा। सामान्यतः ऐसा होता है, हमेशा नहीं होगा। तो आप तन्य को आक्रांत में बदलिए, देखो तन्या बन गया। किस में बदल दिया मैंने, ए को आ में बदल दी थी, ये बेटी बन गई, और ऊपर वाला बेटा है, ये बेटी है और ये बेटा है। तो लिंग चेंज किसके आधार पे हुआ, एक्रांत को आक्रांत में बदलने पे हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं लिंग वचन कारक काल में भी बताऊंगा। कौन सा घोष है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको काट दूंगा, इसको काट दूंगा, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। कंठे कौन सी है, कंठे ये वाली है, प्रश्न रिपीट हो गया। उच्चारण स्थान के मूर्धन्य कौन से हैं, ट वाली लाइन मूर्धन्य होती है। कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, तो ओष्ठ्य एक ही नहीं है, ये वाली, ये ओष्ठ्य ये नहीं है, ये दंत्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दंत्या हो जाएगी, ओके, ठीक है। नासिकीय व्यंजन, ये वाला नासिकीय व्यंजन कौन सी है भाई, और औ को होठों से बोले जाते हैं, ओ और औ होठों से बोले जाते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से होठों से बोलने वाले तो ऊ और ऊ होते हैं, ये दो होते हैं। लेकिन इनको अगर कहूँ, ये अगर ऑप्शन में नहीं है ना,
ये ऑप्शन में नहीं है दोनों, ठीक है, तो इनको ओस्टे कर सकते हो आप, लेकिन एक इनको भी चेक कर लीजिए, ओ और औ, ये ओ वो सेम ही कंडीशन है ओ और औ की। बोर्ड पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ओ मैं आपको गुण संधि में ओ बताऊंगा और डबल मात्रा में आपको वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि। पहले शायद मैंने गलती से एक पीछे क्वेश्चन है उसमें शायद मेरे को याद आ रहा है, जैसे यहाँ दीर्घ लिख दिया हो, तो उसको थोड़ा चेक कर लेना, अभी बता रहा हूँ, कहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट दर्ज करने बैठ जाओ, ठीक है। और ऐसे कमेंट को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, ऐसी टिक्का टिप्पणियों से नहीं करनी है। देखो इधर शायद पहली बात मैंने वर्दी लिखा हुआ है, लेकिन देख लेना आप थोड़ा पीछे जाके, कहीं मैंने यहाँ पे दीर्घ ना लिख दिया। तो वर्दी स्वर संधि में ये बताऊंगा, ये गुण में बताऊंगा। इसका जो खंड होता है वो ए और ऊ से बनता है, किससे, ए और ऊ से, और इसका जो खंड होता है वो ए और ओ से बनता है। और भी खंड होते हैं, 4 खंड होते हैं इनके, ठीक है। ए कंठ से बोला जाएगा, ऊ होठों से बोला जाएगा, कंठ और होठ दोनों कंठोष्ठे में आएंगे तो ये कंठोष्ठे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को चेक करना पड़ेगा। बै वर्ण क्या कहलाते हैं, तो बै होठों से बोले जाते हैं तो ओष्ठ्य हो जाएंगे, ठीक है, ये ओष्ठ्य हो जाएंगे। री का वर्णमाला में स्थान दिया गया, री स्वरों में आती है। महाप्राण ध्वनि होती है, महाप्राण होती है दूसरी और चौथी, तो दूसरी और चौथी। कंठ या ध्वनियां हैं, कंठ के साथ जो बोली जाती हैं वो ये वाली, प्रश्न काफी बार आ चुका है। स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, चय वर्ण को कहा जाता है स्पर्श और संघर्षी, ठीक है, चय वर्ण को स्पर्श और संघर्षी कहा जाएगा। कौन सी ह्रस्व ध्वनि है, ह्रस्व का मतलब होता है जो लघु होते हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है, ये सारे ही क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। कौन से हैं, दीर्घ स्वर, तो इनमें से कोई ऐसी नहीं है जो ह्रस्व होती है, ठीक है। बताइए कि मूर्धन्य कौन सा होता है, ये मूर्धन्य है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। अलग प्राण कौन सा होता है, अलग प्राण कौन सा होता है, 135 कोड अलग प्राण का होता है, तो स्वर भी क्या होते हैं, अलग प्राण होते हैं, पहला और तीसरा 135 अलग प्राण, ये भी सही, ये भी सही, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। नासिकीय व्यंजन कौन सा है, तो नासिकीय में आपको ये क्वेश्चन बार बार आ गया, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और आई वर्ण अभी मैंने बताया कंठ के साथ तालु, यानी ए और ई का मेल तो है ये, अरे किसका मेल है, ए और ई का मेल है। ए और ई के मेल की वजह होने से यहाँ 4 मेल होते हैं, ठीक है ना, इनके मेल होने की वजह से क्या है, कंठ तालव्य होता है, ये कंठ से और ये तालु से, तो कंठ और तालु दोनों से बोलेंगे। अयोग वाह्य वर्ण कौन सा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अयोग वाह्य ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से होते हैं भी, कौन से व्यंजन है ये कौन से होते हैं, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में चय आता है, ठीक है ना, चय आता है स्पर्श संघर्षी में, ठीक है। कै जैफ है ध्वनिया, इनके नीचे क्या लगा है, नुक्ता लगा है, क्या लगा है, नुक्ता लगा है इनके नीचे नुक्ता लगा है, इसलिए ये कौन सी हो जाएंगी, अरबी और फारसी की हो जाएंगी, कौन सी हो जाएंगी, अरबी और फारसी की हो जाएंगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक दो प्रश्न और होंगे। इनमें संयुक्त व्यंजन है, ये देखो संयुक्त पड़ा है, जो किससे बनता है, जय और अणय से बनता है। देखो अभी जो नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ और बात लिखी हुई, वो मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा कि एनसीईआरटी में एक नई बात लिखी हुई, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके संबंध में ही है, अरे गय के संबंध में ही है, एक नई बात है एनसीईआरटी में लिखी हुई, वो अपने को बताते हैं क्लास में, ठीक है। अब देखो हाँ, दृष्टि से ये गलत है, दृष्टि से दंत्य नहीं है, दंत्य नहीं है, तो ये दंत्य है, ये दंत्य है, और ये भी दंत्य, ये मूर्धन्य आ गया, ठीक है। लास्ट, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च का मतलब पीछे से जो बोला जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये तो व्यंजन है, स्वर है ही नहीं, तो ये हमारा आ जो होता है ये पश्च होता है, क्या होता है, पश्च होता है। ई जो होता है वो अग्र होता है, ए जो होता है वो मध्य होता है, ए अकेला है जो मध्य है, ठीक है, ए अकेला है जो मध्य है, बाकी पश्च में चले जाएंगे और कुछ अग्र में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो भाषा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, भाषा का, भाषा के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, वर्ण, शब्द और वाक्य, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, वाक्य, तो सबसे बड़ा वाक्य किसमें, एक में ही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ऐसे अपने को देख लो, ध्वनि सबसे छोटा, ध्वनि से क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्द से क्या बनेगा, पद बनेगा, पद से क्या बनेगा, वाक्य। ये पद जो नया पद आया है, ये पद का जो एक नया पद आया है, इसको मैं कभी क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो सभी क्वेश्चनों को अपने डिस्कस कर लिया। ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए शब्द विचार के भी लेके आऊँगा, और हो सकता है उसमें गलतियाँ अपने कम करेंगे। पहला टेस्ट था ये पीपीटी का, तो इसमें थोड़ा से क्वेश्चन रिपीट है और कुछ ही नहीं है, बाकी एक दो कोई ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो अपने को कुछ सीखने को मिला, उसके लिए आप हमें बता दीजिए। और क्या इसमें
हमको क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है, वो अपने को, क्योंकि आपसे सुझाव लेना जरूरी है ना, ठीक है। तो चलिए अपने हिंदी का एक टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि वर्ण विचार अपना 6-7 क्लास प्लस एक ये चौथी, ये 7वीं-8वीं क्लास होगी। तो अपनी 6-7 क्लास छोटी छोटी क्लासेज हैं, इनके थ्रू अपने वर्ण विचार को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और अच्छी तरह डीपली तरह से भी कंप्लीट कर चुके हैं। वो चाहे पटवार हो, रीट हो या हाई कोर्ट LDC में, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और रामबाण होगा। तब तक के लिए अगली क्लास का वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।